आपका एक बार फिर दूधावत साइंस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन, पूर्णांतरित परावर्तन और वर्णन विक्षेपण के बारे में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अपवर्तन अपवर्तन क्या है? आमतौर पर देखते हैं कि पानी के टब में अगर सिक्का गिर जाए तो वो उठा हुआ दिखाई देता है, या फिर हम कोई छड़ी रख देते हैं तो वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो ये किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। और अपवर्तन क्या है? जब हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में रखी हुई किसी वस्तु को देखते हैं तो वह वस्तु हमें अपनी स्थिति से विचलित दिखाई देती है, या फिर स्थिति पर न होकर दूसरी जगह दिखाई देती है, जो कि अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन देखिए, अपवर्तन को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। कोई माध्यम का एक प्लेट लेते हैं, जैसे कांच की एक प्लेट लेते हैं। ये कांच की प्लेट है या फिर एक तल है। हम इस पर एक प्रकाश स्रोत से एक किरण डालेंगे या किरण आपतित कराएंगे। जैसे हमने कोई ये किरण आपतित करवा दी इस पर, इसका नाम ले लेते हैं हम पी क्यू। हमने कोई किरण पी क्यू इस पर आपतित करवाए, तो जैसा कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जैसे अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से, जो कि अविलंब हम मानते हैं, ये हम अविलंब ले लेते हैं, जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। अविलंब क्या है? अविलंब को हम मानकर चलते हैं एक काल्पनिक रेखा, जिसके आधार पर हम उसको विचलन को, किरण के विचलन को दर्शाते हैं। ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में जाती है तो अविलंब से या तो दूर हट जाती है या विलंब के पास हो जाती है। ये पास होना, किरण का दूर होना, ये माध्यम पर डिपेंड करता है। जैसे सघन माध्यम, और सघनता का तात्पर्य यहाँ से प्रकाश की सघनता से है। तो सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है तो अविलंब के पास आ जाती है, और जब विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। ये दूर हटना और पास आना, ये हम इस प्रकार से देख सकते हैं। जैसे हम किसी रेस में दौड़ते हुए व्यक्ति को ले लेते हैं। अगर व्यक्ति के पास कोई भारी सामान है और वो सामान को लेकर दौड़ता है तो उसकी गति में क्या हो जाएगा? कमी आ जाएगी, क्योंकि उसके पास भाई भार है तो उसकी गति में कमी आना स्वाभाविक है। तो गति में कमी आएगी तो इसका मतलब ये है कि उसके पास, वो सघन माध्यम में जा रहा है, तो सघन माध्यम में जाएगा तो अविलंब के पास आ जाएगा, यानी कि उसकी गति कम हो जाएगी। और यदि उस व्यक्ति को मैदान में दौड़ाया जाए बिना किसी भार के, तो वो क्या करता है? और तेजी से दौड़ेगा, यानी अविलंब से दूर जाएगी किरण। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं, ये कोई कांच की तल है, कांच का तल या फिर कांच का प्लेट, कांच की प्लेट है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब ये किरण जाएगी तो क्या होगी? अविलंब की तरफ झुक जाएगी। तो ये झुक गई हमारी किरण अविलंब की तरफ। ठीक है। अब जैसे ही ये इस माध्यम से दूसरे माध्यम से फिर से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो ये क्या होगी? फिर ये यहाँ पे दूसरा अविलंब ले लेते हैं हम काल्पनिक, इसको दे देते हैं हम m नाम और इसको देते हैं m डैश। ठीक है। तो फिर से क्या होगी? ये अविलंब से दूर हट जाएगी, इसको ऐसे नहीं, ऐसे देख लेते हैं। ठीक है। अविलंब से
दूर हट जाएगी। तो ये क्या है, ये सघन माध्यम है, और ये जो ये है जो ये दोनों तरफ क्या है, विरल माध्यम। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब किरण जाएगी तो क्या होगी, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, और जब सघन माध्यम से पुनः जब ये विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। इसको हम नाम देते हैं आर एस। हम देखते हैं कि जो ये किरण है जब इस पर आपतित होती है, जो ये आपतित किरण है, और ये क्या है, अपवर्तित किरण, यहाँ से अपवर्तित हुई है ना, तो ये इसको बिंदु से अपवर्तित हुई है तो ये होगी अपवर्तित किरण। जो ये किरण और ये किरण ये क्या होती हैं, आपस में समांतर जाती हुई प्रतीत होते हैं। अब इससे हमें एक इस कोण को हम नाम देते हैं आई, और इसको देते हैं आर। यानी कि जो अभिलंब के साथ जो आपतित किरण है, जो अभिलंब के साथ कोण बनाएगी, उसको तो हमने नाम दे दिया आई, और जो आपतित ऊपर अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाएगी उसको नाम दे दिया हमने आर। इसी से हम स्नेल के नियम को जान सकते हैं। उससे पहले जो है इसके आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। इससे क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है स्पष्ट तौर पर कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब और आपतन बिंदु, ये चारों क्या है, एक ही तल में दिखाई दे रहे हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। उसके बाद क्या है, हम बात करेंगे स्नेल के नियम की। तो स्नेल का नियम क्या है, देख लीजिए, स्नेल के नियम की बात करते हैं हम। तो स्नेल के नियम में जो आपतन कोण की ज्या, अब ज्या क्या है, आप सोचेंगे ज्या क्या है। ज्या आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। तो ये जो साइन थीटा है, जो साइन है, जो साइन का मान होता है उसे हम कहते हैं ज्या, और कोस का मान होता है उसे हम कहते हैं कोस ज्या। तो इस मान की ज्या यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तित कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी आपतन कोण की ज्या सैन आई और अपवर्तित कोण की ज्या तो सैन आर का जो अनुपात होता है वो नियतांक होता है। ये क्या हो गया, नियतांक। अब इस नियतांक को हम म्यू से प्रदर्शित कर सकते हैं, ये करते भी हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं इसको। तो ये क्या है, स्नेल का नियम, यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तित कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अपवर्तनांक की। अपवर्तनांक अपवर्तनांक जो है माध्यम की प्रकृति, स्थिति और घनत्व और प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। जो अलग अलग वस्तुओं का और रंगों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। जैसे बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है बैंगनी रंग का, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है बैंगनी रंग का, और सबसे कम होता है, सबसे कम अपवर्तनांक होता है लाल रंग का, सबसे कम अपवर्तनांक होता है लाल रंग का। दोस्तों, अलग अलग वस्तुओं के लिए अपवर्तनांक का मान अलग अलग होता है। जैसे
लिखते रहिए आप, जो जो बिंदु मैं बता रहा हूँ आपको उन सभी को आप लिखते रहिए। जैसे निर्वात का अपवर्तनांक होता है 1, निर्वात का अपवर्तनांक होता है 1। वहीं वायु का अपवर्तनांक होता है 1.0003। निर्वात का 1, वायु का 1.0003। पानी का अपवर्तनांक होता है 1 यानी पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। वहीं केरोसिन का होता है 1.44। कांच का अपवर्तनांक होता है 1.50। इसके साथ ही हम हीरे का अपवर्तनांक देखेंगे। हीरे का अपवर्तनांक होता है 2। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका अपवर्तनांक और भी कई हैं, अलग अलग होता है। ठीक है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है वो ये हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो सूर्य है वो सूर्योदय के समय या सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के पश्चात भी हमें वो दिखाई देता है। उसका भी मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है अपवर्तनांक। वो कैसे है? जैसे ये पृथ्वी है और हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर हम खड़े हैं और ये क्षैतिज है, ये हमने मान लिया क्षैतिज है। जब सूर्य यहाँ होगा तो हमें वो यहाँ दिखाई देता है। उसका मुख्य कारण है अपवर्तनांक। ये तो है सूर्योदय के समय, और जब सूर्य यहाँ होगा सूर्यास्त के समय वो हमें दिखाई देगा यहाँ। उसका भी मुख्य कारण क्या है? अपवर्तनांक। क्योंकि जब सूर्य से प्रकाश की किरण धरती पर आती है तो वो यहाँ तक पहुंचने से पहले वायुमंडल में प्रवेश करेगी। तो वायुमंडल में प्रवेश करेगी तो क्या होगा? पहले निर्वात है। निर्वात क्या है? विरल माध्यम। और जब वायुमंडल में आएगी तो वायुमंडल में आता है तो क्या होते हैं? वाष्प, जलवाष्प के कण है, धूल के कण है, गैसें हैं। ऐसे क्या है? वायुमंडल की सघनता बढ़ जाती है। जो प्रकाशीय सघनता हम उसे कह सकते हैं। तो क्या सघनता बढ़ जाती है तो क्या होता है? सघनता बढ़ने से प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। सघनता बढ़ने से जब आपस में ये प्रकाश आएगा यहाँ पे और यहाँ वायुमंडल के कणों से टकराएगा तो प्रकाश फैल जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। लेकिन उससे पहली बात यह है कि जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो ये क्या होता है? अपनी मतलब अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा तो ये क्या होगा? हमें यहाँ दिखाई देगा। लेकिन बात मतलब झुक जाएगा तो ये दिखाई देगा, लेकिन हमें कहाँ दिखाई देगा? यहाँ पर आभासी, सूर्योदय से पहले। वही स्थिति यहाँ होती है। जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद भी हमें सूर्य दिखाई देता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जब सूर्य की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। और वहीं वायुमंडल में जैसे प्रकाश की किरण आएगी तो धूल के कणों से जलवाष्प से टकराकर वो फैल जाएगी और हमें सूर्य दिखाई देता है। और जबकि सूर्य यहाँ होता है, हमें दिखाई देता है कहाँ पे? यहाँ। ये भी एक कारण है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। दोस्तों, अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा और आपकी समस्या दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बात करते हैं हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की।
आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये भी कहीं ना कहीं किससे, परावर्तन का एक भाग है और अपवर्तन से भी क्या रखता है, संबंध रखता है। कैसे? जब बात करते हैं माध्यमों की, दो माध्यमों की, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरणें क्या है, अपने मार्ग से थोड़ी विचलित हो जाती हैं। सरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब की तरफ झुक जाएगी, विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाती है। वही चीज होती है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। जैसे ये कोई तल है, सॉरी दो चित्र बना लेते हैं, हम दो चित्रों से समझते हैं इसको। ये कोई तल है, और इसमें हम अविलंब मान लेते हैं, ये अविलंब है, ठीक है। ये क्या हो गया, विरल माध्यम, और ये हो गया सघन माध्यम। यहां भी ये हो गया विरल माध्यम, और यहां हो गया ये सघन माध्यम। अब ये कोई प्रकाश की किरण है, जब कोई प्रकाश की किरण यहां से, ये कोई क्या स्रोत ले लेते हैं हम, प्रकाश स्रोत, है ना, ठीक है। ये कोई, ये विरल माध्यम है, सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम और ये सघन माध्यम। हमने दो प्रकाश के स्रोत दे लिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, जब हम प्रकाश की किरण यहाँ से इस तल पर आपतित करवाते हैं, तो ये तो क्या सघन माध्यम है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो जैसे ही ये विरल माध्यम में जाएगी तो ये क्या करेगी, अविलंब से दूर हट जाएगी, अविलंब से दूर हट जाएगी। दूसरी किरण, अब ये भी जैसे ही अपने मार्ग से, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो ये भी क्या होगी, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, अविलंब से दूर हट जाएगी। एक स्थिति ऐसी आती है, जैसे जैसे हम ऐसे प्रकाश की किरण को, ऐसे किरण का मान, मतलब इस कोण को, ये क्या हो गया आई, ये इसको मान लिया हमने आर, क्योंकि अविलंब के साथ जो कोण बनाएंगे वही क्या होगा, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, है ना, आपतन कोण और अपवर्तन कोण है, ठीक है। जैसे जैसे हम इस आई का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, ये आर का मान भी बढ़ता जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे आई का मान कर दिया, ये बढ़ा दिया, तो अपवर्तन कोण का मान भी क्या होगा, इसका भी मान बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम आई का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आर का मान भी बढ़ता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है जब आई का एक निश्चित मान होने पर, जैसे इस मान पर, ये आई का एक निश्चित मान होने पर, ये जो परावर्तित किरण है, जो अपवर्तित किरण है, जो एक माध्यम दूसरे माध्यम जा रही है, ये किरण क्या होगी, अविलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बना देगी। कितने का, 90 डिग्री का। जो एक स्थिति ऐसी आती है कि 90 डिग्री कोण हो जाता है, तो ये कोण क्या है, क्रांतिक कोण कहलाता है। उस स्थिति में ये कोण जो आई का मान है, ये कहलाता है क्रांतिक कोण। यानी कि जैसे जैसे हम आई का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे आर का मान भी बढ़ता जाएगा, यानी अपवर्तित कोण का मान जैसे जैसे हम बढ़ा जाएंगे, अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाएगा। जब जब एक स्थिति ऐसी आती है कि आई का मान एक निश्चित मान होने पर आर का मान 90 डिग्री हो जाता है, और उससे ज्यादा मान बढ़ाने पर, यदि आई का मान उससे और अधिक बढ़ा देते हैं, तो जो
हमने जो प्रकाश की किरण आपतित करवाई है वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है अपवर्तन के पश्चात। यानी इससे अगर 1 डिग्री भी मान हमने अधिक रख दिया तो ये किरण क्या होगी, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, पूर्णांतरित परावर्तन। अगर दोस्तों आपको ये समझ नहीं आया है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हम वर्ण विक्षेपण की। वर्ण विक्षेपण दोस्तों, प्रकाश की एक किरण में 7 रंग समाहित होते हैं। जो श्वेत प्रकाश की किरण होते हैं, इसका प्रयोग हम प्रयोगशाला में भी कर सकते हैं और करते हैं। आप जब 10वीं क्लास से आगे जाके 11th क्लास में जाओगे और आप साइंस लोगे, साइंस स्टैंडर्ड लोगे, तो फिजिक्स में के अंदर आपको प्रैक्टिकल आएगा प्रिज्म का। जो वर्ण विक्षेपण है वहां पे आपको आपका टीचर जो है प्रयोग करके बताएगा इसके बारे में कैसे होता है ये। ठीक है सर, तो वर्ण विक्षेपण सबसे पहले जो न्यूटन ने, सर न्यूटन ने जो श्वेत प्रकाश की किरण में, श्वेत प्रकाश की किरण में जो है 7 रंगों का होना या फिर वर्ण का होना सिद्ध किया था। सबसे पहले सर न्यूटन ने प्रकाश की एक किरण में 7 रंगों का होना क्या किया था, सिद्ध किया था। अब वर्ण विक्षेपण को हम कैसे समझ सकते हैं, आइए हम देखते हैं इसको। दोस्तों माने ये एक प्रिज्म है और प्रिज्म पर जैसे ही हमें ये प्रकाश की किरण आपतित करवाते हैं, ये कोई प्रकाश की किरण है, जो हम प्रकाश की किरण आपतित करवाते हैं तो ये जैसे हम इसको प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कैसे, ये हो गया लाल, इन रंगों को हम बैजानी है, पीनाला आपने सुना होगा, या फिर बेनिया पीनाला, ठीक है। और अंग्रेजी में इनको हम क्या कहते हैं, विविग्यो, यानी लाल, पहला आर से हो गया लाल, रेड, ठीक है। ओ से हो गया नारंगी, ऑरेंज। 22 हो गया पीला, ठीक है। जी से हो गया हरा, 20 हो गया नीला, ब्लू। आई से हो गया जामुनी, या हम ऐसे कभी आसमानी भी बोल देते हैं, ठीक है। 20 हो गया बैगनी, और तो निर्वात को छोड़कर अन्य सभी माध्यमों में, निर्वात को छोड़कर, निर्वात को छोड़कर अन्य सभी माध्यमों में जो लाल रंग के प्रकाश का जो वेग होता है, लाल प्रकाश का वेग होता है, वो सर्वाधिक होता है। निर्वात को छोड़कर लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसका वेग सर्वाधिक होता है। तो निर्वात में किस प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, तो निर्वात में होता है, निर्वात में
बैगनी रंग का प्रकाश जो होता है उसका क्या होता है, सबसे ज्यादा वेग होता है। निर्वात में बैगनी रंग के प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। अब ये वेग इसकी शक्ति के आधार पर होता है। शक्ति यानी तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य पर डिपेंड करता है। तरंग दैर्घ्य किसकी कितनी होती है, तो जो वॉयलेट रंग होता है यानी बैगनी रंग होता है, बैगनी की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम, और जो लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम एक मात्रक है इसको मापने का, और जो ये मान होता है वो प्रकाश की शक्ति को दिखाता है। जैसे हम इसमें से प्रिज्म में से जब श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो इसकी शक्ति सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे कम विचलित होगा अपने माप से, ठीक है। इसकी शक्ति कम है, सबसे कम है, तो ये सबसे ज्यादा विचलित होगा। फिर इसकी दूसरे नंबर पे ये आता है, तीसरे नंबर पे ये आता है। जो हमें आसमान नीला दिखाई देता है उसका कारण क्या है, यही है प्रकाश का ये बड़ विक्षेपण, प्रकीर्णन। दो शब्दों, प्रकीर्णन जो है ये आसमानी नीला दिखाई देता है आकाश में, उसका एक कारण है। क्यों? क्योंकि जो लाल रंग का प्रकाश होता है उसका शक्ति ज्यादा होती है, तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है, तो वो सीधा निकल जाता है, ठीक है। और बैगनी सबसे ज्यादा विचलित हो जाता है। तो इसी तरह सभी रंगों का जाके फिर हमें नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीला आसमान वहीं पे रह जाता है, ठीक है। ये टॉपिक इतना ही है दोस्तों। मैं आपको और इसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करवा सकता हूँ, अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट में दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी अच्छा लगे और मैं भी मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए अधिक से अधिक जो वीडियो में बना सकूँ, आपको और अच्छा से अच्छा पढ़ा सकूँ। तो धन्यवाद दोस्तों।